सरदार का बेटा। इनके कानों में पुराने जमाने का तबले जंग बजने लगा, तलवारों की झंकार गूंजने लगी, जख्मियों की चीखों पुकार से सनसनाहट होने लगी। इन्हें यूं लगा जैसे वो सैकड़ों साल पीछे के जमाने में लौट गए हों, जब दो लश्करों की जंग शुरू होने से पहले दोनों नौजवानों से एक एक आदमी मैदान में आता था, इनका मुकाबला होता था, आखिर इनमें से एक मारा जाता था। जीतने वाले की फौज पुरजोश अंदाज में नारे लगाती और दूसरी फौज पर टूट पड़ती। आज इनके सामने दो फौजियों तो नहीं, लेकिन मुकाबले की सूरत कुछ ऐसी ही थी। हाँ, ये फर्क जरूर था, इंस्पेक्टर जमशेद जंगलियों के लड़ने के अंदाज से नावाकिफ थे। वो नहीं जानते थे सरदार का बेटा किस रुख से हमला करेगा। उन्होंने सोचा था कि वो शुरू में सिर्फ इनके वार रोक कर अंदाज़ा लगाएंगे और लड़ने के अंदाज को समझने के बाद खुद हमला करेंगे। अचानक सरदार के बेटे का नज़ीरा तिरछा हुआ और इनकी पसलियों की तरफ तीर की तरह आया। यह हमला इस कदर बरक रफ्तारी से किया गया था कि इनके बजाय कोई दूसरा मुकाबले पर होता तो बच नहीं सकता था। उन्होंने क्या किया सिर्फ ये कि कमान की तरह मुड़ गए और नेज़ा इनके कपड़ों को छूता हुआ निकल गया। जंगली फौरन ही संभल गया। इस बार इसने इनकी शय रग का निशाना लिया था। इंस्पेक्टर जमशेद ने अपने नेज़े पर यह वार रोका। इन्हें फौरन ही ये अंदाज़ा हो गया था कि दुश्मन बला का फुर्तीला और हैरत अंगेज तक माहिर निशानाबाज है। दूसरी तरफ सरदार के बेटे की आंखों में भी हैरत थी। शायद इसके इन दो वारों से कोई बच नहीं सका था। इसके साथ मजमे के लोगों की हैरत भी बढ़ती जा रही थी। बाकी लोगों के दिल धक धक कर रहे थे और इस पूरे मजमे में शायद सिर्फ एक जीराल ऐसा था जिसका ना दिल धड़क रहा था और ना वो हैरान था, बल्कि वो इंतहाई दिलचस्प अंदाज में ये मुकाबला देख रहा था। इनकी आंखों में बच्चों की सी शोखी और मुस्कुराहट थी, जैसे वो एक बच्चा हो और किसी सिनेमा हॉल की स्क्रीन पर यह मुकाबला देख रहा हो, जैसे इस मुकाबले का जिंदगी और मौत से कोई ताल्लुक ही ना हो। लेकिन मुकाबला तो खूनी मुकाबला था। इन दोनों लड़ने वालों को तो इस वक्त तक लड़ना था जब तक इनमें से एक ख़त्म नहीं हो जाता। इस वक्त सरदार के बेटे ने तीसरा वार किया। इस मर्तबा वो काफ़ी दूर से दौड़ता हुआ आया था। इसकी रफ्तार आंधी और तूफान की रफ्तार थी। नेज़े का रुख कदरे नीचे झुका हुआ था और फिर लोगों को यूं महसूस हुआ जैसे नेज़ा इंस्पेक्टर जमशेद के पेट में उतर गया है और इसमें कोई कसर भी नहीं रह गई थी। अगर इंस्पेक्टर जमशेद फौरन ही अपने नेज़े की नोक को ज़मीन पर नकाते हुए इसके बल पर घूम ना जाते। मजमे की हैरत का क्या पूछना। शायद तमाम जंगलियों को कामले यकीन था कि इस मर्तबा सामने वाला नहीं बचेगा। इंस्पेक्टर जमशेद ये अंदाज़ा लगा चुके थे कि मुकाबला आसान नहीं है। दुश्मन बहुत ज़्यादा तजर्बाकार है, जबकि इन्हें तेज़ नेज़ाबाजी का इत्तेफाक कभी मुश्किल से ही होता था। इसलिए उन्होंने सोचा इस मुकाबले को जल्द ख़त्म हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो ये तवील पड़ जाए और वो इस मुकाबले में सुस्त पड़ जाएं। उन्होंने देखा सरदार का बेटा एक बार फिर बला की रफ्तार से दौड़ता हुआ इनकी तरफ आ रहा था। फौरी तौर पर इन्होंने एक फैसला किया और जो ही दुश्मन नज़दीक आया वो अपनी जगह से कई फुट ऊंचा उछल गए। जंगली का नेज़ा हवा में लहराता हुआ रह गया और वो झोंक में चंद कदम आगे निकल गया। इतनी देर में इंस्पेक्टर जमशेद के पाँव ज़मीन से लग चुके थे और उन्होंने अपना रुख एक पाँव पर घूम कर इस तरफ कर लिया था। उन्होंने देखा दुश्मन अपनी झोंक में चंद कदम आगे निकल गया था और अभी संभल कर मुड़ नहीं सका था। वो नेज़ा इसकी कमर में नहीं मारना चाहते थे, वो बहादुरी की रवायत को तोड़ना नहीं चाहते थे। ऐन इसी वक्त जंगली इनकी तरफ पलटा और इनका नेज़ा तीर की तरह इसके सीने की तरफ बढ़ा। वो एकदम पीछे हटा और यही इसकी गलती थी। अगर वो दाएं या बाएं हट जाता तो वार चौक सकता था, लेकिन शायद इसका बुरा वक्त आ गया था। पीछे हटने के बावजूद नेज़ा इसकी पसलियों को तोड़ता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। इसके हलक से एक लर्ज़ाखेज़ और दहशतनाक चीख निकली और वो गिर कर तड़पने लगा।
पूरे मजमे पर एक हवलनाक सन्नाटा तारी हो गया। जंगलियों की आंखें हैरत और खौफ और रंज से फटी की फटी रह गईं। वो इंस्पेक्टर जमशेद को इस तरह देख रहे थे जैसे वो इस दुनिया के मखलूक ही ना हो। अलबत्ता जिराल के चेहरे पर अब भी एक खुशगवार मुस्कुराहट थी। इसकी बाँचें खिल पड़ी थीं। ऐसे में एक बारीक सी लेकिन तेज आवाज मैदान में गूंजी, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। फौरन ही चंद आवाजों ने इस नारे का जवाब दिया। नारा फरजाना ने लगाया था। शायद जोश की वजह से वो खुद पर काबू न रख सकी थी। वतन से ना जाने कितनी दूर जंगलियों के एक जजीरे पर एक बैनुल अक़वामी दुश्मन के कब्जे में होते हुए अल्लाह जल्ल जलालल की अजमत का ये नारा इन्हें एक अजीब सा नशा बख्श गया था। इनके दिल झूम उठे, लेकिन दूसरी तरफ इसका उलट असर हुआ। सरदार की आंखें शोले उगलने लगीं। आखिर मरने वाला इसका बेटा था और शायद इन तमाम लोगों को सबसे ज्यादा जंगजू भी। इसने हलक फाड़ कर जिराल से कुछ कहा। इन्होंने देखा। इसकी बात सुनकर जिराल की तेरवी पर बल पड़ गए। इसने एकदम अपनी जगह से उठते हुए इनकार में सर हिलाया और तेज आवाज में कुछ कहा। इंस्पेक्टर जमशेद चौंक उठे। उन्होंने तेजी से कामरान मिर्जा की तरफ देखा। वो इनका मतलब समझ गए थे। दूसरी तरफ पांचों बच्चे भी परेशान हो गए थे। मिसेस जिराल, क्या मामला है? आखिर इंस्पेक्टर जमशेद बुलंद आवाज में कहने लगे, जंगलियों का सरदार आपको अपने आदमियों के जरिए हलाक कराना चाहता है। इसका कहना है कि आप इस जजीरे से जिंदा वापस नहीं जा सकते। जिराल ने बताया और वो सब सन्नाटे में आ गए। फिर तुमने क्या फैसला किया है? उन्होंने पुरसुकून आवाज में पूछा। मैंने इससे यही कहा है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि पहले ही तय किया जा चुका था कि इन दोनों में से एक इस वक्त तक लड़ाई होगी जब तक कि एक ख़त्म नहीं हो जाता। अब जबकि एक ख़त्म हो गया है तो मुकाबला भी ख़त्म हो गया है। लेकिन सरदार नहीं मानता। वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए ये शख्स यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। अब तुम क्या करोगे? सवाल तो ये है। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। क्योंकि ये मुकाबला तुम्हारी मर्जी से शुरू हुआ था। जंगलियों को तो शायद मुकाबले का ख्याल भी ना आता। हाँ, मैं तस्लीम करता हूँ, ये मेरी गलती थी, इसने कहा। फिर अब क्या करना है? अगर ये लोग ना माने तो हम इन्हें असले से भून डालेंगे। लेकिन ये लोग तो तुम्हें देवता मानते हैं। क्या ये अपने देवता का हुक्म नहीं मानेंगे? अगर लोग अपने खुदा के हुक्म को ठुकरा सकते हैं तो ये लोग देवता के सामने भी अड़ सकते हैं। जिराल मुस्कुराया। खैर, तुम इससे बात कर लो और अंग्रेजी में अपने साथियों से कह दो कि एक AK-47 राइफल मेरी और इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा की तरफ उछाल दें। ये कैसे हो सकता है? आप लोग मेरे कैदी हैं। आपको गने नहीं दी जा सकती। समझने की कोशिश करो जिराल, इस वक्त मौका बहुत नाजुक है। इन लोगों से फुर्सत पाने के बाद हम गने तुम्हें वापस दे देंगे। ये मेरा वादा है। मैं जानता हूँ तुम अपना वादा पूरा करेंगे, लेकिन मैं अपना उसूल तो नहीं तोड़ सकता ना। तो क्या हमें इन जंगलियों के हाथों मरवा देना चाहते हो? इंस्पेक्टर जमशेद तेज लहजे में बोले। नहीं, मुझे हुक्म मिला है आप लोगों को बाहिफाजत तमाम किले तक पहुंचा दिया जाए। किले तक? कौन से किले तक? इंस्पेक्टर जमशेद और सब हैरतज़दा रह गए। ये बात उन्होंने जिराल के मुंह से पहली मर्तबा सुनी थी। ओह, जिराल के मुंह से निकला। शायद वो रवानी में ये बता गया था कि वरना इसका इरादा नहीं था। हाँ, आप लोगों को एक किले में पहुंचाना है, आखिर इसने कहा। खैर, तुम जंगलियों से बात कर लो। अगर ये ना माना तो फिर जो होगा देखा जाएगा। इंस्पेक्टर जमशेद बोले। इनके हाथों में अभी तक वो नेज़ा मौजूद था जिसकी आनी सरदार के बेटे के खून से रंगीन हो चुकी थी। इसी वक्त इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा आगे बढ़े और उन्होंने सरदार के बेटे का नेज़ा उठा लिया। महमूद, फारूक, तुम लोग भी यहाँ आ जाओ। वो दौड़ते हुए इनके पास गए। अगर जंगलियों ने हमला किया तो तुम पांचों हम दोनों के दरमियान में रहोगे। हम दोनों नेज़े घुमाकर इनका मुकाबला करेंगे। इंस्पेक्टर जमशेद बोले। लेकिन अब्बा जान, ये लोग तो सैकड़ों की तादाद में हैं। महमूद ने फिक्रमंद होकर कहा। फिक्र ना करो, अल्लाह मालिक है। क्या तुम लोगों के खिलौने तुम्हारे पास मौजूद हैं? अचानक इन्हें ख्याल आया। जी हाँ, मौजूद हैं। बस तो वो तुम निकाल लो। तुम इनसे काम लेते रहना।
खिलौने? क्या तुम लोग इस उम्र में भी खिलौनों से खेलते हो? आसिफ ने हैरान होकर पूछा। हाँ, जब कोई ऐसा मौका आ पड़े तो खिलौनों से भी जी बहलाना पड़ता है। फारूक ने सर्द आह भरी और इन हवलनाक लम्हात में भी मुस्कुराए बगैर ना रह सके। इसके साथ ही फरजाना ने अपनी जेब से एक नन्ही सी गुड़िया निकाल ली। महमूद के हाथ में एक नकली पिस्तौल नजर आया और फारूक के पास एक चॉकलेट था। यार, तुम तो खिलौने के बजाय चॉकलेट निकाल रहे हो, आफ्ताब ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा। हाँ, मेरा खिलौना चॉकलेट में तब्दील हो गया है। फारूक मुस्कुराया और इनकी खीखी शुरू हो गई। दूसरी तरफ सरदार और जीराल बातें करने में मसरूफ थे। अचानक उन्होंने जीराल का रंग उड़ते देखा। वो पहले ही इसकी तरफ मुतवज्जा थे, इसलिए फौरन इस तब्दीली को भांप ले गए। क्या बात है जीराल? इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा ने पुकार कर कहा। मुझे अफसोस है, मैं आप लोगों को नहीं बचा सकता। क्या मतलब? इसके मुंह से निकला। मतलब ये कि इस वक्त मैं अजीब उलझन का शिकार हो गया हूँ। सरदार ने मेरे हर आदमी के पीछे एक एक नेजा बरदार खड़ा कर दिया है। नेज़े इन सब के कमरों से छू रहे हैं। हम इधर मुतवज्जा थे और उधर इसने अपने आदमियों का खुफिया इशारा कर दिया था। अब सब इनके काबू में है, लेकिन चूंकि ये मुझे देवता मानते हैं, इसलिए इसका कहना है कि आप लोगों को ख़त्म करने के बाद ये मुझे और मेरे आदमियों को जजीरे से जिंदा सलामत जाने देंगे। चलो, शुक्र है तुम तो बच गए, इंस्पेक्टर जमशेद ने होश होकर कहा। यार जीराल, तुम कैसे देवता हो? मेरा ख्याल है तुम्हें बेबस देवता का नाम देना चाहिए, इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा ने मुंह बनाकर कहा। बेबस देवता? इन सब के मुंह से हैरत ज़दा अंदाज में निकला। हाँ, और क्या? अगर ये हमें जंगलियों से नहीं बचा सकता तो बेबस देवता ही हुआ ना, उन्होंने कहा। मैं एक कोशिश और करता हूँ, मैं इन्हें आप लोगों से खौफजदा करने की कोशिश करता हूँ। जीराल ने कहा और जंगलियों की जबान में सरदार से कुछ कहने लगा। सरदार ने कई बार इसकी बात का जवाब दिया और आखिर में उन्होंने जीराल के चेहरे पर मायूसी की एक झलक देखी। वो समझ गए कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। सरदार ने इसकी बात मानने से इनकार कर दिया। फौरन गलगला हुआ और सैकड़ों नेज़े और भलाए उछलते लहराते इनकी तरफ बढ़ने लगे। जीराल बेबसी के आलम में चबूतरे पर खड़ा हाथ मल रहा था। क्या ख्याल है, क्या किया जाए? इंस्पेक्टर जमशेद बोले। मेरे ख्याल में हमें लड़ते हुए साहिल की तरफ बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैंने भी यही सोचा है, लेकिन अब्बा जान, भला हम किनारे पर जाकर क्या कर सकेंगे? महमूद ने कहा। हमारी एक साइड महफूज हो जाएगी, मतलब ये कि समंदर की तरफ ये लोग हम पर हमला आवर नहीं हो सकेंगे। ओह, इस बात का तो हमें ख्याल ही नहीं आया। और हाँ, ये ठीक है कि आज तक इतनी बुरी तरह कभी नहीं उलझे, लेकिन अगर हमने आसान खता ना होने दिए तो हम बच निकलने में कामयाब हो सकेंगे। हमारी कोशिश सिर्फ नेज़े घुमाते हुए वार रोकने की होगी। हमें इनमें से किसी को कत्ल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी देर में हम एक जंगली के जिस्म में नेज़ा घोंपेंगे, इतनी देर में 20वें नेज़े हमारे जिस्म के पार हो जाएंगे। इंस्पेक्टर जमशेद कहते चले गए। और हमें साहिल की तरफ भी गैर महसूस तौर पर बढ़ना है, बिल्कुल इस तरह जैसे हम इनके दबाव को बर्दाश्त ना करते हुए इधर को बढ़ गए हों। इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा ने मशवरा दिया। बहुत बेहतरीन ख्याल है अब्बा जान, हम लोग भी क्यों ना नेज़े संभाल लें? आफ्ताब ने कहा। अव्वल तो हमारे पास इन 2 नेज़ों के अलावा कोई तीसरा नेज़ा है ही नहीं। दूसरा, अगर तुम लोगों को कुछ जंगलियों से नेज़े छीन कर दे भी दिए जाएं तो तुम इन्हें चला नहीं सकोगे और हमारे लिए एक नई मुश्किल पैदा हो जाएगी। लेकिन हम इन नेज़ों से किस तरह बचेंगे? फरजाना ने सवाल किया। तुम इसकी फिक्र ना करो, जब हमारे नेज़े घूमेंगे तो तुम खुद इनके हल्के के अंदर महसूस करोगे कि इस हल्के को किसी जंगली का नेज़ा इस वक्त तक तोड़ कर अंदर नहीं आ सकेगा, जब तक कि हम में से किसी के हाथ शल ना हो जाएं। इंस्पेक्टर जमशेद बोले और चौंक कर सामने देखने लगे। शोर नज़दीक आ गया था। सैकड़ों नेज़े इनके मुकाबले में उठे हुए थे। अब हमें शुरू हो जाना चाहिए, इंस्पेक्टर जमशेद बोले और दोनों ने नेज़े हाथों में तोल कर घुमाना शुरू कर दिए। शुरू में नेज़े आहिस्ता आहिस्ता घूमे, लेकिन जंगलियों के नज़दीक आने तक घूमने की रफ्तार में तेज़ी आ गई।
जंगली हमला आवर हुए तो इनके नेज़े बला की रफ्तार से घूम रहे थे। जंगली ठिठक कर रह गए। इन्होंने शायद इस तरह नेज़े घूमते अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखे थे। लातादाद नेज़े इन पर बरसे, मगर इनकी नेज़ों से टकरा कर उचट गए। जिस जंगली ने भी नेज़ों के हल्के के नज़दीक पहुंचने की कोशिश की, एक चीख मारकर उलट गया। इसका सर उड़ गया या जिस्म का कोई और हिस्सा अलग हो गया। चीख व पुकार से कानों के पर्दे फटते महसूस हो रहे थे। ऐसे में वो पांचों नेज़े के हल्के में दम बखुद खड़े थे। महमूद, हमें भी तो कुछ करना चाहिए। ठीक है, मैं अपना वार करता हूँ, लेकिन यार ये चॉकलेट फिर मेरे हाथ कैसे आएगा? अरे भाई, इस वक्त तो इससे काम लो, फिर प्रोफेसर दाऊद से और बनवा लेंगे। बहुत खूब, तो फिर ये लो। फारूक ये कहकर चॉकलेट का कागज उतारने लगा। अचानक फरजाना को एक ख्याल आया। फारूक, इसे पीछे की तरफ फेंकना, साहिल की तरफ। वेरी गुड, बहुत अच्छा ख्याल है, महमूद ने खुश होकर कहा। अच्छे ख्याल तो इसकी घुट्टी में पड़े हैं, फारूक ने जलकर कहा। इतने में वो कागज उतार चुका था। इसने चॉकलेट जंगलियों की तरफ उछाल दिया। वो जमीन पर गिरते ही फटा और कई जंगली बदहवास होकर उलट गए। इनके मुंह से चीखें भी निकली थीं। और फिर हुआ ये कि जब भी किसी जंगली का पैर चॉकलेट पर पड़ता, एक धमाका होता और दूसरी तरफ उलट जाता, बल्कि अपने साथ दो चार और भी गिरा देता। चॉकलेट ने एक खलबली सी मचा रखी थी। आफ्ताब और आसिफ मारे हैरत के आंखें फाड़ फाड़ कर ये सब देख रहे थे। दूसरी तरफ नेज़े बदस्तूर पूरी रफ्तार से चल रहे थे। चॉकलेट ने सबसे बड़ा काम ये किया था कि साहिल की तरफ से जंगली काई की तरह छट गए और इन्हें इस तरफ हटने का मौका मिल गया। वो हटते चले गए। जंगली समझे कि वो दबाव में आ गए हैं। उन्होंने एक ज़बरदस्त नारा सा लगाया। पहले से भी ज़्यादा जोश से हमला करने लगे। साहिल की तरफ पीछे हटते हुए फारूक की नज़रें ज़मीन पर जमी थीं। अचानक इसे चॉकलेट नज़र आ गया। इसने झुककर इसे उठा लिया और दोबारा कागज़ में लपेटकर जेब में रखने लगा। यार फारूक, ज़रा दिखाना ये क्या चीज़ है? आसिफ बोला। चॉकलेट, लेकिन दिखाना, मुंह में ना रख लेना। ये कहकर इसने चॉकलेट इसे थमा दिया। चॉकलेट की वजह से वो सिर्फ 2-3 मिनट में एक फुर्लॉन्ग के करीब साहिल की तरफ बढ़ चुके थे। और अब बारी थी महमूद के पिस्तौल की, क्योंकि फारूक का चॉकलेट अब दोबारा चंद मिनट बाद काम कर सकता था। महमूद ने पिस्तौल का रुख जंगलियों की तरफ करके ट्राइगर दबा दिया। पिछली तरफ रहे सहे जंगली इसमें आ गए। पिस्तौल से नीले रंग के शोले की एक पतली सी धार निकली और जिस जंगली के जिस्म में भी टकरा गई, वो गिरकर तड़पने लगा। आना फाना में 20वें आदमी इस शोले का लुकमा बन गए। जंगली इससे कतराने लगे और एक बार फिर पीछे हटने का रास्ता साफ हो गया। लेकिन पिस्तौल सिर्फ एक बार कारगर होता था। इसके बाद काम करने के लिए इसे आध घंटे का वक्फा दरकार था। चुनांचा अब फरजाना आगे बढ़ी और इसने अपनी गुड़िया का पेट दबा दिया। फौरन ही इसमें से सफ़ेद रंग का धुआं निकला और एक जंगली के चेहरे से टकरा गया। फिर इधर उधर फैल गया और धुआं जिस की नाक में घुसा, वो फौरन बेहोश होकर गिर पड़ा और एक दूसरे के कदमों तले आकर कुचला गया। हैरत अंगेज, हमने ऐसे खिलौने आज तक नहीं देखे। क्या ये मगरबी हिस्से के किसी शहर में मिल सकते हैं? आसिफ ने पूछा। नहीं, ये हमारे अंकल प्रोफेसर दाऊद ने हमें बना कर दिए हैं। अरे फिर तो आज से वो हमारे भी अंकल हो गए, आफ्ताब के मुंह से निकला। वो कैसे? फारूक ने पूछा। ऐसे खिलौने बनवाने के लिए तो हम किसी भी आदमी को अंकल बनाने के लिए तैयार हैं। आफ्ताब मुस्कुराया। बड़े मतलबी हो यार, फारूक ने कहा। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर जमशेद और कामरान मिर्जा अभी तक इसी तेजी से नेज़े चला रहे थे। इनके हाथ जरा भी सुस्त नहीं पड़े थे। जंगली इस हल्के को तोड़ने में लाख कोशिश के बावजूद भी कामयाब नहीं हुए थे। इनके ना जाने कितने साथी जख्मी होकर तड़प रहे थे या मर चुके थे, फिर भी इनका जोशो खरोश का आलम वही था। शायद उन्होंने अपने सरदार के हुक्म पर जान देना सीखा था। और दो आदमी दौड़ खड़े ये हैरत अंगेज जंग देख रहे थे। एक जंगलियों का सरदार और दूसरा जीराल। जंगलियों का सरदार का तो हैरत की वजह से बुरा हाल था। अलबत्ता जीराल अभी तक किसी शरीर बच्चे की तरह मुस्कुराता रहा था। लेकिन रफ्ता रफ्ता इस जंग का
मरकज इनसे दूर होता जा रहा था। जिराल ने इस बात को फौरन भांप लिया, लेकिन इसने जंगलियों के सरदार से कुछ न कहा। दूसरी तरफ इसके सारे साथी अभी तक बेबस खड़े थे। सरदार का ऐलान था कि लड़ाई का खात्मा होने के बाद ही देवता के आदमियों की कमरों से नेज़े हटाए जाएंगे। जिराल इस जजीरे के लोगों के लिए दिल ही दिल में एक फैसला कर चुका था। इसने सोचा था इंस्पेक्टर जमशेद, कामरान मिर्ज़ा और इनके बच्चों के इस जंग में काम आ जाने के बाद वो अपने आदमियों के साथ जहाज़ पर जाएगा और फिर देवता का अजाब इस जजीरे पर नाजिल करवाएगा। वो ये कहते हुए इस सारे जजीरे को तहस नहस कर देगा कि तुम लोगों ने देवता का हुक्म ना माना तो फिर इसकी सज़ा भी भुगतोगे। गुड़िया ने भी साहिल की तरफ का रास्ता किसी कदर साफ कर दिया और फिर इसका पेट भी धुएं से खाली हो गया। अब जो कुछ भी करना था इंस्पेक्टर जमशेद और कामरान मिर्ज़ा को ही करना था और वो तेज़ी से साहिल की तरफ खिसक रहे थे। ये जंग तकरीबन 15 मिनट तक जारी रही, लेकिन ये 15 मिनट इन्हें 15 साल के बराबर लगे। इन्हें यूँ महसूस हुआ कि वो 15 साल से मुसलसल लड़ रहे हैं, लड़ते चलते आ रहे हैं। उन्होंने नेज़ों से लड़ने के सिवा कोई काम नहीं किया। वो लम्हा ब लम्हा जजीरे से नज़दीक होते जा रहे थे। फिर वो तो ऐसा हुआ कि बाकी लोगों को ये जंग देखने के लिए अपनी जगहों से आगे बढ़ना पड़ा। जिराल और सरदार के आगे जाते ही बाकी लोग भी आगे बढ़ने लगे। इनकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी जंग कभी नहीं देखी थी। सैकड़ों आदमियों का मुकाबला सिर्फ 2 आदमी कर रहे थे, जबकि इस जंग के शुरू होने से पहले इनका ख्याल ये था कि एक आध मिनट के अंदर अंदर ही इन सब को नेज़ों से छलनी कर दिया जाएगा। 25 मिनट तक ये जंग होती रही। वो जानते थे जितनी ज़्यादा देर लड़ाई जारी रहेगी इनके लिए ख़तरा बढ़ता जाएगा। आखिर वो साहिल तक पहुंच गए। वो पानी में दाखिल हो गए और फिर ऐसा हुआ कि फरजाना एकदम नीचे बैठकर पानी में गायब हो गई। अरे ये फरजाना कहाँ गई? आसिफ के मुंह से निकला। श्श, इसका नाम ना लो। महमूद ने इसे खबरदार किया। क्यों, क्या नाम लेने से वो फिर आ जाएगी? आफ्ताब ने कहा। इसके जहन में कोई बात आ गई होगी। फरजाना काफ़ी देर बाद भी इन्हें नज़र न आई तो वो फिक्रमंद हो गए, क्योंकि इसे सांस लेने के लिए तो सर तो उभारना ही चाहिए था। अचानक इंस्पेक्टर जमशेद के मुंह से निकला, हमें जहाज़ की तरफ बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। लड़ाई शुरू होने के बाद इनके मुंह से ये पहला जुमला निकला था, लेकिन जहाज़ पर तो जिराल के 10 आदमी मौजूद हैं। इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा बोले, वो इस लड़ाई में दखल नहीं देंगे। जिराल भी इन्हें यही हुक्म देगा और वो एक तरफ हटकर लड़ाई देखते रहेंगे। अच्छी बात है बच्चों, अब हमारी मंजिल। इनके अल्फाज दरमियान में ही रह गए। इसी वक्त एक बहुत बड़ा और खौफनाक सा धमाका हुआ और जजीरे के एक हिस्से से शोले उठते नजर आए। बिजली का आदमी। धमाके की आवाज ने सबको बौखला दिया। जिराल तो अपनी जगह से उछल ही पड़ा। वो अपनी जिंदगी में इतना हैरान कभी नहीं हुआ था जितना इस धमाके की आवाज को सुनकर। इसने घबराकर जहाज की तरफ देखा। इसके 10 आदमी जो के 9 खड़े लड़ाई का मंजर देख रहे थे। फिर आखिर ये धमाका किसने किया था? गोला किसने चलाया? इस वक्त एक धमाका और हुआ और जंगलियों के झोंपड़ों में को आग लग गई। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। जंगली इधर उधर भागने लगे। जितने इनसे लड़ रहे थे वो भी खैमों की तरफ भागे और मैदान चंद सेकंड के अंदर अंदर साफ हो गया। भागो, जहाज पर चढ़ जाओ, इंस्पेक्टर हमशेद चिल्लाए। वो जहाज की तरफ दौड़े। जहाज पर चढ़ने के बाद उन्होंने ये हैरान कुन मंजर देखा कि जिराल के 10 साथी काला शकुन फेंके हाथ ऊपर उठाए खड़े थे और फरजाना इस मस्तूल के पीछे छुपी थी, जिसके पास जाकर जिराल ने डाकुओं का जहाज गर्क किया था। इन्हें तो हैरत तो इस बात पर थी कि फरजाना ने इन 10 आदमियों को काला शनकोफ पहनाने पर किस तरह मजबूर कर दिया। वो दौड़कर फरजाना के पास आए। अब उन्होंने देखा मस्तूल में एक नीले रंग का बटन लगा था और बटन के साथ ही नीम दायरे की शक्ल में एक डायल सा बना था और इस पर एक सुर्ख रंग की सुई थरक रही थी। इन 10 आदमियों ने काला शनकोफ क्यों फेंक दें? इंस्पेक्टर जमशेद ने फरजाना से पूछा।
इस मस्तूल के चारों सिमतों में निशाना लिया जा सकता है। अगर इनकी सिमत का निशाना लेकर इस बटन को दबा दिया जाए तो गोला इन 10 आदमियों को साथ ले उड़ेगा और इस डायल को 1 सेकंड के अंदर अंदर हरकत दिया जा सकता है। इसलिए मैंने सबसे पहले इन्हें काला शनकोफ पहना कर हाथ ऊपर उठाने का हुक्म दिया है और इसके बाद जजीरे पर गोले बरसाए थे। इसने कहा, तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि गोले इस जगह पर बरसाए जाते हैं? महमूद ने सवाल किया। डाकुओं का जहाज गरक करने के लिए जिराल इस मस्तूल के पास आया था और वो कहीं नहीं गया था। बाद में मैंने इस पिस्तौल को बगैर जायजा लिया और जान गई कि गोला किस तरह फेंका गया था। पहले डायल पर निशाना लिया जाता है और डायल के बाद बटन दबा दिया जाता है। आना फाना में गोला निकलता है और तबाही मचा देता है। अब ज़रा देर के लिए एक बार फिर इन 10 आदमियों को अपने निशाने में ले लो ताकि इनसे भी निजात मिल जाए। इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा, क्या मतलब, क्या इन्हें उड़ा दूं? फरजाना ने चौंक कर पूछा। नहीं, बस मैं चाहता हूँ जहाज़ पर अब सिर्फ हमारा कब्जा हो। जी बहुत बेहतर। ये कहकर फरजाना ने डायल को हरकत दी और फिर बोली, ये अब मेरे निशाने में है। चलो तुम सब नीचे छलांगे लगा दो और जिराल के पास चले जाओ। इसे बता दो जहाज़ अब हमारा कब्जा है। जो इस तरफ आएगा इसे भून डाला जाएगा। इन्होंने चूं भी ना की और नीचे कूद गए। एन इसी वक्त उन्होंने ज़बरदस्त शोर की आवाज़ सुनी। उन्होंने चौंक कर जजीरे की तरफ देखा। बेशुमार जंगली हाथों में नेज़े लहराते जहाज़ की तरफ आ रहे थे। फरजाना जल्दी करो, नहीं तो ये जहाज़ पर चढ़ आएंगे और हम यहाँ इस तरह नेज़े भी नहीं घुमा सकेंगे। लेकिन अब्बा जान, अब हमें नेज़ों की क्या ज़रूरत है? अब तो हमारे पास काला शनकोफ भी मौजूद है। ओह वाकई, इन्हें तो मैं भूल ही गया था, इंस्पेक्टर जमशेद बोले और वह आगे बढ़कर सब ने एक एक काला शनकोफ उठा लिया। फिर इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा, लेकिन बेटी, इन पर एक आध गोला और बरसाना ही पड़ेगा, वरना ये खौफज़दा नहीं होंगे। बहुत अच्छा बयान। फरजाना का निशाना लिया और बटन दबा दिया। फिर एक धमाका और हुआ और इनकी तरफ बढ़ने वाले जंगली हवा में उछल गए। कुछ दरख्तों से टकराए और तो कुछ ज़मीन पर गिर गए। कामरान मिर्ज़ा, आप जहाज़ का कंट्रोल संभाल लें, इसका रुख मोड़ दें, अब हम वापस चलेंगे। लेकिन वापस जाने की क्या ज़रूरत है? इस वक्त जिराल हमारे काबू में आया हुआ है। क्यों ना हम इस पूरे जजीरे का सफाया कर दें ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब जिराल का सफाया कर देंगे हम, जब जिराल ही ख़त्म हो जाएगा तो साजिश खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। साजिश की जड़ें तो ना जाने कहाँ तक फैली हुई हैं। अब अगर हम जिराल को ख़त्म कर देंगे तो सुराग लगाना मुश्किल हो जाएगा कि हम अंधेरों में भागते रह जाएंगे। दूसरी तरफ अगर जिराल को ज़िंदा छोड़ देंगे तो ये किसी न किसी हम तक दोबारा पहुँच जाएगा और हम एक बार फिर साजिश की तह तक पहुंचने की कोशिश कर सकेंगे। तो फिर क्यों ना जिराल को गिरफ्तार ले जाएं? हाँ, ये ठीक रहेगा, लेकिन सवाल यह है कि इसे गिरफ्तार किस तरह किया जाए। दूसरा ये कि वो इस जहाज़ से पूरी तरह वाकिफ़ है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर आखिर हम क्या करेंगे? इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा ने उलझ कर पूछा। वो सब सोच में डूब गया। आखिर फैसला यही हुआ कि इस साजिश को जड़े से उखाड़े बगैर वापस नहीं जाना चाहिए, बल्कि जहाज़ पर ठहर कर जिराल का इंतज़ार किया जाए। वो ज़रूर जंगलियों को चक्कर देकर जहाज़ की तरफ आएगा, क्योंकि अगर जहाज़ की तरफ ना आया तो वो किस तरह अपनी मंजिल पर पहुंचेगा, इस मंजिल पर जहां वो इन सब को ले जाना चाहता है। जजीरे पर अभी तक हलचल मची हुई थी। कई जगह आग के शोले उठ रहे थे। धुएं की लहरें चावर जजीरे के ऊपर छा गई थीं और वो जहाज़ के अर्शे पर खड़े ये मंजर देख रहे थे। जंगलियों ने दोबारा जहाज़ का रुख करने की हिम्मत नहीं की थी। हम में से एक पार्टी को अर्शे पर ठहरना चाहिए और दूसरी पार्टी को पूरे जजीरे का जायज़ा लेना चाहिए। हमें ये भी तो देखना है कि जहाज़ का कंट्रोल रूम कहाँ है। हम अब इसे चला भी सकते हैं या नहीं। इंस्पेक्टर जमशेद ने तजवीज़ पेश की। ठीक है, मैं आफ्ताब और आसिफ अंदर का जायज़ा लेते हैं, आप लोग यहीं ठहरें। बहुत खूब उन्होंने कहा और वो तीनों अपने अंदाजे के मुताबिक इस तरफ बढ़ गए जिस तरफ कंट्रोल रूम होना चाहिए था। मुख्तलिफ कमरे देखते हुए वो आगे बढ़ने लगे। ये खिलौने मेरी समझ में नहीं आया बजान, क्या आपका कोई दोस्त साइंसदान नहीं?
क्यों? इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा ने सवाल किया। हम भी इनसे इस किस्म के खिलौने बनवाएंगे भाई, तुम्हें प्रोफेसर दाऊद से ही मिलवा देंगे, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। इस जजीरे में आकर सब कुछ उलट पुलट हो गया है, पता नहीं अब हालात कौन सा रुख अख्तियार करेंगे। आसिफ बोला। फिक्र की कोई बात नहीं, अब हालात हमारे कंट्रोल में हैं, जहाज़ पर हमारा कब्जा हो चुका है, उन्होंने कहा। इस वक्त इनके सामने एक कमरे का दरवाज़ा आ गया। उन्होंने हाथ का दबाव डाल दिया। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। उन्होंने देखा यह कंट्रोल रूम ही था। सामने वाली दीवार के साथ बेशुमार मशीनें नस्ब थीं। तारों के जाल सा बिछा हुआ था और दीवार पर कुछ डायल लगे थे जिनमें समाएं साकिन थीं। मशीनों के सामने एक कुर्सी पर बिल्कुल गंजे सरदार वाला एक आदमी सा बैठा था। इसने पतलून के ऊपर सिर्फ एक बनियान पहन रखी थी और इसके सर कुर्सी की पुष्ट से लटका हुआ था। शायद वो सो रहा था। वो इसे देखकर हैरान रह गया। इनका ख्याल तो था कि पूरे जहाज पर अब इनके अलावा कोई नहीं है, लेकिन यहाँ तो एक आदमी मौजूद था। लेकिन इससे पहले भी ज़्यादा हैरत की बात यह थी कि इस कदर धमाका, चौकड़ी और हंगामे के बाद इसकी आंख नहीं खुली थी। ना जाने वो कब से सो रहा था। कुछ सेकंड तक सोचते रहने के बाद इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा आगे बढ़े। उन्होंने गंजे के कंधे पर हाथ रख दिया। फौरन ही उनके मुंह से एक दिल दोस्त चीख निकली। वो इस कदर जोर से उछले कि कैबिन के दरवाजे से टकराए। दरवाजा एक धमाके से टूटकर दूसरी तरफ जा गिरा। इनकी आंखें खुली खुली रह गईं। होश उड़ गए। इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा बेहोश हो चुके थे। अर्शे पर खड़े इन्हें काफ़ी देर गुजर गई थी। ना कोई जंगली आता नजर आया, ना जिराल या इसका साथी। यूं लगता था जैसे पूरे जजीरे पर सिरे से कोई आदमी ही ना हो। कहीं हमसे कोई चाल तो चलने की कोशिश नहीं की जा रही, महमूद ने चौंक कर कहा। जिराल इस वक्त जंगलियों का साथ नहीं दे रहा। वो इन्हें कोई मशवरा नहीं दे सकता या स्कीम नहीं समझा सकता। जंगलियों ने इन्हें अकल कहाँ से आई कि कोई चाल चलें। फरजाना बोली। दुश्मन को हकीर ना समझना चाहिए। जंगलियों को भी खुदा ने अकल दी है, क्या वो इससे काम नहीं ले सकते? फारूक ने फरजाना को घूरा। अगर इनके पास अकल है तो तुम ही बताओ, वो अब क्या करेंगे? वो चक्कर काटकर हमारी पिछली तरफ से हमला कर सकते हैं, फारूक बोला। तुम्हारा मतलब है समंदर की तरफ से? फरजाना ने कहा और फिर इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। मेरा ख्याल है फारूक ठीक कह रहा है, इसने कहा। ठहरो, मैं इधर का चक्कर लगाता हूँ और ये देखता हूँ कि इधर भी कोई ऐसा मस्तूल मौजूद है या नहीं। इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा और दौड़े हुए चले गए। और अगर इन्हें 1 मिनट की देर हो जाती तो वो सब मारे गए थे। एक बड़ी कश्ती जहाज से सिर्फ चंद गज के फासले पर रह गई थी। उन्होंने जल्दी से मस्तूल का जायजा लिया। उम्मीद के मुताबिक यहाँ भी बटन और डायल मौजूद था। उन्होंने फौरन निशाना लिया और बटन दबा दिया। दूसरे ही लम्हे कश्ती इनकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। अब उन्होंने किया ये कि एक मस्तूल पर महमूद को खड़ा किया, दूसरे पर फरजाना को और तीसरे और चौथे स्टैंप में एक एक मस्तूल था। इनमें से एक इन्होंने खुद संभाल लिया और दूसरे पर फारूक को मुकर्रर कर दिया। कोई भी कश्ती आती नजर आए, निशाना लेकर बटन दबा देना। अब हम कोई खतरा मोल नहीं लेंगे, उन्होंने हुक्म दिया। और अगर किसी कश्ती में जिराल और इसके साथी आते नजर आए तो? फारूक ने सवाल किया। वो समंदर की तरफ से नहीं, किनारे की तरफ से आएंगे, उन्होंने कहा। अब्बा जान वो आ रहे हैं, महमूद चिल्लाया। उन्होंने देखा साहिल की तरफ जिराल और इसके साथी बढ़ रहे थे। इंस्पेक्टर जमशेद ने चिल्लाकर कहा, मिस्टर जिराल, जहाज की तरफ आने से पहले काला शनकोफ समंदर में फेंक दो और तुम और तुम्हारे आदमी हाथ ऊपर उठा दें, वरना हम तुम्हारे साथ भी वही सलूक करेंगे जो जंगलियों के साथ किया है। इस ऐलान ने पल भर के लिए सन्नाटा तारी कर दिया। जिराल कश्ती में खड़ा हो गया। इसने मुस्कुराकर इंस्पेक्टर जमशेद की तरफ देखा और फिर बुलंद आवाज में बोला, बहुत अच्छा इंस्पेक्टर जमशेद, इस वक्त हालात की भागदौड़ तुम्हारे हाथ में है। मैं अपने आदमियों को काला शनकोफ फेंकने का हुक्म दे रहा हूँ, लेकिन आपको खबरदार किए देता हूँ कि अगर हम पर फायरिंग की गई तो नताइज बहुत ख़तरनाक होंगे। मिस्टर जिराल, मुझे धमकी देने की ज़रूरत नहीं, मैं अपने उसूल को नहीं छोड़ूंगा। अगरचा तुम तफरीह की खातिर सब कुछ भुला बैठे थे और हमें तुमने मौत के मुंह में धकेल दिया था। मैं कह चुका हूँ
वो सिर्फ तफरी थी, और सच कहता हूँ मैंने अब इतनी दिलचस्प तफरी कभी नहीं देखी थी। ये लड़ाई मुझे हमेशा याद रहेगी। अलबत्ता ये कहना पड़ेगा कि आज अगर आपके साथ इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा ना होते तो शायद इस वक्त आपका मुल्क आपसे महरूम हो जाता। ये भी गलत है, कोई किसी को नहीं मार सकता जब तक इसकी मौत का वक्त ना आ जाए। कालाशनकोफ फेंक दो, किसी आदमी के पास कोई कालाशनकोफ ना रहे। जीराल ने अपने आदमियों से इतनी ऊंची आवाज में कहा कि उन्होंने भी साफ सुन लिया। ना सिर्फ कालाशनकोफ बल्कि अगर कोई और हथियार रहे तो भी फेंक दिया जाए। इंस्पेक्टर जमशेद ने इनके अल्फाज पर गौर करते हुए कहा, अच्छी बात है, अगर किसी के पास कोई नेज़ा या पिस्तौल वगैरह भी है तो फेंक दिया जाए। जीराल ने हुक्म दिया। इसके आदमियों ने फौरन ही तामील शुरू कर दी। पानी में कालाशनकोफ गिरने से छुप छुप की आवाज़ें इनके कानों से टकराने लगीं। आखिर जीराल ने ऐलान किया, अब हम सब नहाते हैं। ठीक है, तुम लोगों को जहाज पर आने की इजाज़त है। अब्बा जान, हम इतने आदमियों को कैसे काबू में करेंगे? दूसरी तरफ से फरजाना ने धीमी आवाज़ में कहा, जहाज पर बारीक रस्सियों की कई गोले मौजूद हैं, मैं इन्हें देख चुका हूँ। हम इन लोगों को बांध देंगे, उन्होंने जवाब दिया। और इसके बाद हमारा क्या प्रोग्राम होगा? हम वापस चलेंगे। जीराल को इस मर्तबा मैं एक ऐसी जगह कैद करूँगा कि जहाँ से वो भाग नहीं सकेगा, उन्होंने कहा। और इस साजिश का क्या बनेगा जिसमें ये मसरूफ़ हैं? इसके बारे में बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा कहाँ रह गए? वो लोग अब तक वापस क्यों नहीं आए? मेरा ख्याल है जीराल के यहाँ आने से पहले इन्हें भी हमारे पास होना चाहिए ताकि हम सबको मिलकर भांज सके। फरजाना, तुम यूं करो कि दौड़ कर इधर जाओ जिधर इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा गए थे, और इन्हें साथ ले आओ। मैं तुम्हारी मस्तूल की तरफ भी ध्यान रखूँगा। बहुत अच्छा अब्बा जान, फरदाना ने कहा और दौड़ती चली गई। एक एक कैबिन के पास रुकते हुए वो अंदर झांकते हुए कंट्रोल रूम तक पहुंच गई और फिर धक से रह गई। इसने देखा इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा दरवाजे पर बेहोश पड़े थे। इनके सर से खून बह रहा था। आफ्ताब और आसिफ इन्हें होश में लाने और सर का खून रोकने की कोशिश कर रहे थे। उफ़ अल्लाह, इन्हें क्या हो गया है? इसके मुंह से निकला, तुम कंट्रोल रूम में इस गंजे को देख रही हो? आफ्ताब ने अजीब से लहजे में कहा। हाँ, क्यों, क्या बात है? बस अब्बा जान ने अंदर दाखिल होने के बाद इसके कंधे पर हाथ रख दिया। फौरन ही वो उछले और दरवाजे से बाहर जा गिरे। क्या? फरदाना धक सी रह गई, इसकी आंखें खुली रह गईं। तो क्या ये आदमी बिजली का है? इसके मुंह से निकला। बिजली का आदमी? आफ्ताब और आसिफ के मुंह से एक साथ निकला। फिर आसिफ ने कहा, ओ खुदा, शायद यह आदमी बिजली का है और इसमें करंट दौड़ रहा है, और इसका मतलब ये है कि जहाज का यही कंट्रोल करता है। फरजाना ने कहा, तो क्या जहाज पर हमारा कब्जा होते हुए भी जहाज इन्हीं के कब्जे में रहेगा? आसिफ ने कहा, हाँ, नज़र तो यही आता है। ये जहाज़ किसी आदमी के ज़रिए नहीं चलता, एक मशीनी आदमी के ज़रिए चलता है। अब इस मशीनी आदमी को ना जाने कौन कंट्रोल करता है। खैर, इस वक्त तो हमारे सामने मसला अंकल को होश में लाने का है। पहले तो इनके सर पर कोई रुमाल बांध दो। थोड़ी देर बाद इनके सर पर रुमाल बांधा जा चुका था और होश में आ चुके थे वो। इनकी आंखें खुली तो फरजाना के ऊपर झुकी हुई थी। अंकल, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ बेटी, इधर की सुनाओ। वहाँ आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन आप इस हालत में कहाँ जाएंगे? आपको आराम की ज़रूरत है। बात क्या है? आसिफ ने जल्दी से पूछा। जीराल और इसके साथी जहाज़ पर आने वाले हैं। हम स्टिंग गनें इनसे समंदर में फेंकवा दी हैं। अब मसला इन्हें बांधने का है। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और चल सकता हूँ। इसी वक्त बिजली का आदमी इनकी तरफ मुड़ा। इसकी शक्ल बहुत ही खौफनाक थी। इसे शायद मुख्तलिफ किस्म की धातुओं को मिलाकर बना दिया गया था। अचानक इसके मुंह से एक आवाज़ निकली, खबरदार, तुम में से कोई भी अपनी जगह से हरकत नहीं करेगा। इनके अल्फाज के साथ ही इनके हाथ में एक अजीबो गरीब रिवाइवल नज़र आया और भौंकते रह गए। उन्होंने किसी मशीनी आदमी को बोलते और सुनते पहली मर्तबा देखा था। इनके हाथ खुद ब खुद ऊपर उठ गए। हालांकि बिजली के आदमी ने इनसे हाथ उठाने के लिए कहा भी ना था। इसी वक्त उन्होंने दूर कदमों की आवाज़ सुनी।
रोबोट सो गया। फरजाना को गए हुए भी चंद मिनट गुजर गए थे। जब वो वापसी ना आई तो इंस्पेक्टर जमशेद बहुत परेशान हुए, क्योंकि इससे पहले इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा, आफ्ताब और आसिफ भी जा चुके थे और वो भी पलट कर नहीं आए थे। इधर जीराल और इसके साथ ही जहाज के बहुत करीब आ गए थे और ज़रूरत थी इस बात की कि कम अज़ कम इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा और एक काला शनकोफ लेकर किसी ऊंची जगह खड़े होकर सबको इसकी जिद में रखें और बाकी इसे बांधने में चट जाएं। इस वक्त इनके साथ सिर्फ महमूद और फारूक रह गए थे। आखिर उन्होंने महमूद को भी इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा की तरफ भेजने का फैसला कर लिया। उन्होंने महमूद को आवाज़ दी। महमूद, इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा और इनके बच्चों को कंट्रोल रूम की तरफ गए हैं। काफ़ी देर हो गई है और यहाँ इस वक्त सब लोगों की मौजूदगी ज़रूरी है। मैं फरजाना को भी इन्हें बुलाने के लिए भेज चुका हूँ, लेकिन वो भी लौट कर नहीं आई। अब तुम भी जाओ और देखो कि क्या मामला है। खुदा के लिए फ़ौरन आकर बताना ताकि कोई फ़ैसला कर लिया जाए। और ये लोग जहाज़ तक आ गए और उन्होंने देख लिया कि मैं और फारूक अरशद तन्हा है, तो हो सकता है नहते होते हुए भी हम पर हमला कर दें। अगर तुम लौट कर ना आए, मैं इस बात पर मजबूर हो जाऊंगा कि इन लोगों को समंदर में ही ठहर जाने का हुक्म दूं। लेकिन जीराल बहुत चालाक है, वो बात भांप जाएगा और अपने आदमियों को इधर उधर से जहाज़ पर चढ़ने का हुक्म देगा। इस सूरत में एक बार फिर हम इनकी कैदी बन जाएंगे। उन्होंने अच्छी खासी तकरीर झाड़ दी। आप फिक्र ना करें, मैं अभी जाकर इनकी खैरियत मालूम करता हूँ और आपको आकर बताता हूँ, महमूद ने कहा और दौड़ता हुआ चला गया। अब अरशे पर सिर्फ इंस्पेक्टर जमशेद और फारूक रह गए थे। फारूक, चौकस रहना, उन्होंने आवाज़ दी। आप फिक्र ना करें अब्बा जान, मेरी उंगली बटन पर ही है। अंदर मुझे खैरियत नज़र नहीं आती। फरजाना इतनी देर हरगिज़ नहीं लगाती। आप पसंद करें तो मैं भी आऊँ, फारूक ने कहा, और अगर तुम लौट कर ना आए, मजबूरन भी महमूद भी ना पलटा, तो मैं इन लोगों को किस तरह बांधूंगा। नहीं फारूक, कम से कम मैं तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। बहुत बेहतर, तो फिर मेरी एक तजवीज़ है, इसने कहा। हाँ, मैं तुम्हारी तजवीज़ ज़रूर सुनूंगा। हम इन लोगों को बांधे बगैर कैबिनों में क्यों ना बंद कर दें। अच्छी तरकीब है। इन हालात में यही किया जा सकता है। अगर अंकल कामरान मिर्ज़ा और दूसरे आदमी वापस ना आते तो हम इन लोगों को कैबिनों में बंद करके इनकी तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अब ये लोग जो ही ऊपर आएंगे, मैं काला शन को संभाल लूँगा और एक एक करके कैबिन भरते चले जाएंगे। तुम एक काला शन को संभाल कर इसकी तरफ तारीख गोशे में दबक जाओ। थोड़ी देर बाद जब जीरान और इसके साथी रस्सी की सीढ़ी की मदद से ऊपर आना शुरू होंगे तो इंस्पेक्टर कालाशनकोफ एक ऐसी जगह खड़े थे जहां से वो इन सब को जिद में ले सकते थे। सब लोग ऊपर आ गए तो जीराल ने कहा, अब क्या प्रोग्राम है। तुम लोगों को कैबिनों में बंद होना पड़ेगा। इस वक्त सबसे पहला कैबिन चंद इंच के फासले पर है। इसका दरवाज़ा खोलकर इसमें 10 आदमी दाखिल हो जाएंगे और फिर कैबिन का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, आपके बाकी साथी कहाँ हैं। उन्होंने छुपकर पोजीशन संभाल रखी है। इधर तुमने कोई हरकत की, इधर उन्होंने तुम्हारी खबर ली। इंस्पेक्टर जमशेद बोले, इस काम के लिए क्या आप कम थे। जीराल के मुकाबले में हमें हर मुमकिन एहतियात से काम लेने की ज़रूरत है। अब मेरी हिदायत पर अमल शुरू कर दिया जाए, उन्होंने सर्द आवाज़ में कहा। जीराल ने अपने आदमियों को इशारा किया और इनमें से 10 पहले कैबिन में चले गए। दूसरे जीराल ने फौरन अपने हाथों से दरवाज़ा बंद करके चुटकी लगा दी। इसी तरह वो एक एक करके बंद होते चले गए। आखिर में जीराल रह गया, और अब तुम्हारी बारी है, अब मुझे भी बंद करेंगे। जीराल के लहजे में हैरत थी। हाँ, मैं कोई ख़तरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, उन्होंने कहा। आप जानते हैं मुझे कैबिन में बंद रखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं जब चाहूँगा कैबिन से निकल आऊँगा। इसने कहा, तुम्हारा ख्याल गलत है। ठीक है, तजुर्बा करके देख लें। फारूक, मेरे पास आ जाओ।
इंस्पेक्टर जमशेद ने तारीख गोशे की तरफ मुंह करके फौरन ही फारूक वहां से निकल आया। इसके हाथ में कालाशनकोफ मौजूद था। फारूक, जब हम इस मुहिम पर निकले थे तो मैंने नीली रस्सी तुम्हारी जेब में रखने की हिदायत की थी। जी हाँ, वो मेरी जेब में मौजूद है। इसे निकाल लो और इससे मिस्टर जीराल को जकड़ दो। अगरचा ये बहुत बड़े मुजरिम और रस्सी से बांधना इनकी शान के खिलाफ है, लेकिन मजबूरी है। यूं तो ये लोहे की सलाखों और तालों तक को पिघला कर निकल जाते हैं। इसके बावजूद हम इन्हें रस्सी से बांधने का तजुर्बा ज़रूर करेंगे। ज़रा देखें तो सही, ये इस रस्सी को भी तोड़ सकते हैं या नहीं। बहुत अच्छा बजान, आपके हुक्म के मुताबिक मैं इन्हें बांध तो देता हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता, क्योंकि इन्होंने हमें जहाज़ पर आज़ादाना घूमने की इजाज़त दे दी है, जबकि ये हमें कैबिनों में बंद कर सकते थे। फारूक ने खुशदिली से कहा। इसकी भी वजह थी। इनके पास दो ढाई सौ के करीब कालाशनकोफ वाले मौजूद थे, जबकि हम चंद एक हैं। हम इतने आदमियों को किस तरह निगाहों में रख सकते हैं? एक जीराल साहब को तो रख सकते हैं। फारूक ने कहा, ये इन सब पर भारी हैं जिन्हें कैबिनों में बंद कर दिया जा चुका है। बहुत बेहतर। तो मिस्टर जीराल, अगर आपको नागवार महसूस ना हो तो ज़रा अपने हाथ कमर की तरफ ले आएं। क्यों नहीं, ज़रूर, लेकिन कह देता हूँ ये रस्सी बहुत कमज़ोर साबित होगी। आप फिक्र न करें, जितनी देर में आप इस रस्सी को तोड़वाएंगे हम दूसरी का बंदोबस्त कर लेंगे। फारूक ने कहा, और इससे के साथ ही जीराल के हाथ झगड़ने लगा। इंस्पेक्टर जमशेद बदस्तूर कालाशनकोफ लिए खड़े रहे। फारूक जब अच्छी तरह कस के जीराल के हाथ बांध चुका था तो इसने कहा, क्या ख्याल है अब्बाजान, क्या हमें इनके पैर भी बांध देने होंगे? और नहीं तो क्या, इसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। बहुत अच्छा अंकल, अगरचा मुझे आपको अंकल नहीं कहना चाहिए, ताहम मैं उम्र का लिहाज करते हुए कहता हूँ कि अंकल जीराल, आप अपनी टांगें खड़े खड़े बनवाएं ना पसंद करेंगे या फिर बैठकर? वैसे तो बेहतर ये है कि आपके लिए जो कैबिन सामने मौजूद है आप इसमें चलकर आराम से बैठ जाओ और मैं आपको जकड़ दूं, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर जीराल इस कैबिन के अंदर घुस गया जो इसके सामने था। इसके पीछे ही इंस्पेक्टर जमशेद और फारूक अंदर दाखिल हो गए। फारूक ने पहले तो जीराल के पांव जकड़े और फिर जिस कुर्सी के साथ बैठा था इसकी गिर्द भी रस्सी कसने लगा। ये क्या कर रहे हो भतीजे? जीराल ने हैरान होकर कहा। मैं ये देखना चाहता हूँ अंकल कि आप कितने ताकतवर हैं। इंस्पेक्टर जमशेद, क्या ये तुम्हारे इशारे पर हो रहा है? जीराल ने झुला कर कहा। नहीं, ये फारूक की अपनी ऐच है। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। तो तुम इसे रोकते क्यों नहीं? मैं बच्चों को इनकी मर्जी के मुताबिक काम करने दिया करता हूँ। अच्छा, जब मेरी बारी आएगी तो फिर एहतजाज ना करना। जजीरे पर जो कुछ तुम हमारे साथ कर चुके हो, क्या वो कम है? इसमें मेरी मर्जी की कोई दखल नहीं थी। खैर, देखा जाएगा, उन्होंने लापरवाही से कहा। जीराल को अच्छी तरह जकड़ने और कैबिन का दरवाज़ा बंद करने के बाद वो कंट्रोल रूम की तरफ बढ़े, क्योंकि इनके बेचैनी में हर लम्हे का इजाफा होता जा रहा था। वो सोच रहे थे ना जाने कि क्या बात हुई है, जो भी कंट्रोल रूम की तरफ जाता है वो वापस नहीं आता। इसमें फारूक को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो किसी जादुई चक्कर का शिकार हो गए हैं। उन्होंने कंट्रोल रूम में जाकर पीछे मुड़कर देख लिया और पत्थर के बुतों में तब्दील हो गए। और अब हम देखेंगे कि कंट्रोल रूम में क्या चक्कर है। इंस्पेक्टर जमशेद बोले। दोनों पूरी एहतियात से कदम उठाने लगे। दौड़ कर आने वाला महमूद था। इसने इन्हें दूर से ही हाथ ऊपर उठते देखा तो ठिठक कर रह गया। वो समझ गया कि कंट्रोल रूम में कोई शख्स मौजूद है जिसने इन्हें कूर कर रखा था, लेकिन इसे हैरत इस बात पर थी कि फरजाना क्यों अंधाधुंध आगे चली गई। वो दबे पांव आगे बढ़ा। इस वक्त इसके पास प्रोफेसर दाऊद का दिया हुआ पिस्तौल मौजूद था। इसने वो निकाल कर हाथ में लिया। इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा और दूसरे इसे तिरछी नजरों से देख रहे थे और वापस चले जाने का इशारा आंखों से कर रहे थे, लेकिन महमूद भला कहाँ मानने वाला था। वो बराबर आगे बढ़ता रहा। इसके सर पर तो हीरो बनने का भूत सवार था। फिर इसने सोचा क्यों ना इस कैबिन के पिछली तरफ का जायजा लिया जाए। यह सोचकर वो पलटा और कैबिनों के दरमियान बनी
तंग सी गली में से होता हुआ कंट्रोल रूम के अकब में जा पहुंचा। यहाँ इसे एक छोटा सा रोशनदान नजर आया, लेकिन वो इसके सिरे से बहुत ऊंचा था और गली में कोई स्नोल वगैरह मौजूद नहीं था। आखिर को उचका और रोशनदान की एक सलाख पकड़ ली और अब वो बाजुओं के बल ऊपर को उठा और अंदर झांकने में कामयाब हो गया। अंदर से वही गंजा आदमी नजर आया। इसने कंधे पर इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा ने हाथ रख दिया। इसने देखा गंजा आदमी एक अजीबो पिस्तौल दरवाजे की तरफ ताने हुए था और इन सब के हाथ ऊपर उठे हुए थे। वो सोचने लगा, अब क्या करूं? इन सब लोगों के अरशे पर बहुत ज़रूरत है और इस गंजे से इन्हें बचाने की सिर्फ यही तरीका है, बहुत कि गंजे का काम ख़त्म कर दिया जाए। इसे हैरत हुई कि जहाज़ में ये गंजा कहाँ से आ गया। उन्होंने तो इससे पहले किसी गंजे को नहीं देखा था। इतनी देर में वो इसके हाथ दर्द करने लगे। वो कब तक लटका रह सकता था? आखिर इसने रोशनदान की सलाख को धीरे धीरे छोड़ दिया और सोचने लगा, क्या करे? इसके पास जो पिस्तौल था इससे फायर नहीं किया जा सकता था। इसमें से तो एक पतली सी धार निकली थी और दूसरे आदमी को बेहोश कर देती थी, जबकि वो इस वक्त ज़रूरत थी गोली वाले पिस्तौल की, क्योंकि गंजा इससे काफ़ी फासले पर था। आखिर इसने फैसला किया कि कुछ ना करने से भी बहुत रहे कि कुछ कर लिया जाए। वो एक बार फिर उचक कर रोशनदान से लटक गया। इसने गंजे के सर का निशाना लिया और ट्राइगर दबा दिया। पिस्तौल से सफ़ेद सी लकीर निकली और सीधी गंजे के सर की तरफ गई। बिजली का एक कड़का सा सरत के से गंजे का हाथ रोशनदान की तरफ मुड़ा। अगरचे चेहरा दरवाजे की तरफ ही रहा। दूसरे ही लम्हे इसकी उंगली ने ट्राइगर दबा दिया। पिस्तौल की नाली से नीले रंग का शोला निकला और खिड़की की तरफ लपका, लेकिन महमूद इससे पहले ही सलाख छोड़ चुका था। लेकिन ऐसा करते वक्त एहतियात ना कर सका और इसका सर खिड़की के सामने वाली दीवार से टकरा गया। चोट सर के पिछले हिस्से में आई, इसलिए वो फौरन ही बेहोश हो गया। दूसरी तरफ दरवाज़ा पकड़े लोगों ने एक अजीब सा मंजर देखा। रोशनदान की सलाखें पलक झपकते में पिघल गई थी और अब रोशनदान की जगह खिला नजर आ रहा था। एक सेकंड से पहले ये सब कुछ हो गया और अब फिर पिस्तौल इनकी तरफ उठ गया। बाप रे, ये तो मशीनी आदमी है। आफताब के मुंह से खौफजदा अंदाज में निकला। और जहाज को यही कंट्रोल करता है? आसिफ बोला। तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो? आफताब बोला, ये कि जहाज को हम अपनी मर्जी से नहीं चला सकते, ये सिर्फ एक मशीनी आदमी के जरिए ही चल सकता है। मतलब ये हुआ कि इसके रहम करम पर हैं हम। फरजाना बड़बड़ाई। मालूम तो यही होता है, लेकिन हम यहाँ कब तक खड़े रहेंगे? इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा ने कहा। फिर मशीनी आदमी से मुखातिब होकर बोले, मिस्टर रोबोट, तुम क्या चाहते हो? हम ज़्यादा देर तक इस तरह खड़े नहीं रह सकते, इसलिए क्या ये बेहतर ना होगा कि तुम अपना ये पिस्तौल वाला हाथ नीचे झुका लो और हमें जाने दो। हम तुम्हारे मशीनी बच्चों को दुआ देंगे। इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा के आखिरी जुमले पर सब मुस्कुराए बगैर ना रह सके। दूसरी तरफ गंजे ने कोई जवाब ना दिया। ये देखकर इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा चौंके। ओह, हम गलत समझे। ये ना सुन सकता है और ना बोल सकता है। इसके अंदर ना जाने कितनी पावर की बिजली काम कर रही है। इसे ज़रूर कोई दूसरा आदमी कंट्रोल कर रहा है। वो इससे दूर बैठा हर काम ले सकता है। वो इसकी आवाज़ थी जो हमने सुनी थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम चाहें तो यहाँ से खिसक सकते हैं। इसे कुछ मालूम ना होगा, आसिफ ने कहा। वो शख्स जो इसे कंट्रोल कर रहा है, अगर इस वक्त हमारी बातें सुन रहा है या हमें देख रहा है, तो फिर तो हम अपनी जगह से हरकत भी नहीं कर सकेंगे। और अगर ये मैकेनिकी निज़ाम कुछ इस किस्म का है कि ख़तरे के इस वक्त ये रोबोट पिस्तौल निकाल कर दूसरे पर तान दे ताकि दूसरे आगे ना बढ़ सकें, तो फिर ये हमें कुछ नहीं कहेगा। तो फिर अंकल, मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ, आसिफ ने कहा। क्या मतलब? वो चौंके। मैं यहाँ से एकदम छलांग लगाऊंगा। इस तरह हमें मालूम हो जाएगा कि हमारा कुछ बिगाड़ सकता है या नहीं। तुम छलांग लगा दोगे और इसके पिस्तौल से निकलने वाला शोला हमारी खैरियत पूछ बैठेगा। आफ्ताब के मुंह से निकला। तो फिर आखिर हम इस तकलीफ दे सूरत में किस तरह
छुटकारा पा सकते हैं। मैं हाथ नीचे गिरा रहा हूँ क्योंकि इसने हमें हाथ ऊपर उठाने का हुक्म नहीं दिया था। ये कहते हुए इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा ने हाथ नीचे कर लिए। मशीनी आदमी ने कोई एतराज़ ना किया। इस पर दूसरों के भी हाथ नीचे गिरते चले गए। अब तो इनका हौसला बढ़ा। उन्होंने आंखों ही आंखों में एक साथ छलांग लगाने का प्रोग्राम किया। महमूद को भी बहुत फिक्र थी, ना जाने इस पर क्या बीती थी। वो जल्द अज जल्द इसकी तरफ पहुंचकर इसका हाल जानना चाहते थे। अभी इन्होंने छलांगे नहीं लगाई कि एक अजीब बात हुई। रोबोट का पिस्तौल वाला हाथ नीचे झुक गया और इसका सर एक तरफ को ढलक गया। क्या ये मर गया है? आसिफ के मुंह से निकला। नहीं, सो गया है, फरजाना बोली। इसका मतलब है अब हमें छलांगे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। आफ्ताब बोला। हाँ, हम निहायत इत्मीनान से यहाँ से महमूद की तरफ जा सकते हैं, इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा बोले। लेकिन सवाल तो ये है कि इसे हुआ क्या है? शायद इसका करंट ख़त्म हो गया है। आफ्ताब ने अजीब सी सूरत बनाकर कहा और इन्हें हंसी आ गई। अंकल ने महमूद और फरजाना को तो भेज दिया, वो खुद और फारूक ना जाने कहाँ रह गए। इस वक्त तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था। आसिफ ने परेशान होकर कहा, जीराल और इसके साथी आने वाले होंगे या आ गए होंगे। इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा बोले। तो फिर इन्हें हमारी ज़रूरत होगी। हाँ, रोबोट भैया तो अब सो चुके हैं, इसलिए अब हमें चलना चाहिए, फरजाना बोली। और इसके रोबोट भैया कहने पर ही सब हंस पड़े। इस वक्त उन्होंने एक आवाज़ सुनी। मालूम होता है आप लोग यहाँ किसी कॉन्फ्रेंस में मसरूफ़ हैं। खूनी मुकाबला। वो चौंक कर मुड़े। इनके सामने इंस्पेक्टर जमशेद और फारूक खड़े थे और ये जुमला फारूक ने कहा था। फौरन ही इंस्पेक्टर जमशेद चौंके। लेकिन महमूद कहाँ है? वो शायद इस कमरे की पिछली तरफ गहरी नींद सो रहा होगा। फरजाना मुस्कुराई। क्या मतलब? इंस्पेक्टर जमशेद और फारूक के मुंह से एक साथ निकला। इस पर कामरान मिर्ज़ा ने इन्हें सारी बातें बताईं। इनके खामोश होने पर इंस्पेक्टर जमशेद बोले, तो फिर पहले महमूद की खबर लेनी चाहिए। और सब कमरे के पिछली तरफ लपके। महमूद अभी तक बेहोश था। इंस्पेक्टर जमशेद ने इसे हिलाया जुलाया और इसने आंखें खोल दी और हड़बड़ा कर उठकर बैठ गया। फिर इसके हाथ सर के पिछले हिस्से को टिटोलने लगे और इसके मुंह से ओह निकला। क्या हुआ? फरजाना ने बेचैन होकर पूछा। मेरे सर पर एक छोटा सा और आवर बन गया है, इसने मुस्कुराकर कहा। यानी गोमड़ा उभर आया है? आफ्ताब के मुंह से निकला। लफ्ज़ गोमड़ा लोमड़ से किस कदर मिलता जुलता है, फारूक ने कहा। मालूम है तुम्हें लोमड़ों से बहुत प्यार है, आसिफ ने चोट की। तुम ठीक समझते हो प्यारे भाई, मैं लोमड़ों को बड़ी अहमियत देता हूँ। क्यों इनमें जहानत होती है? फारूक ने कहा। कभी लोमड़ देखा भी है? आसिफ ने जलकर कहा। इस वक्त भी देख रहा हूँ। फारूक भला कब रहने वाला था? तुम मुझे लोमड़ कह रहे हो? ठहरो, अभी बताता हूँ। ये कहते ही आसिफ ने इस पर छलांग लगा दी। अरे अगर बताना ही है तो उर्दू में बताओ या फिर अंग्रेजी में बताओ, ये बताने का कौन सा तरीका है? फारूक ने अपनी जगह से उछलते हुए कहा। आसिफ झोंक में आगे निकल गया। आसिफ, ये क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा ने डांटा। सॉरी फारूक, आसिफ ने शर्मिंदा लहजे में कहा। वालेकुम सॉरी। फारूक मुस्कुराया और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। गले लगने के लिए तुम दोनों ने अच्छा बहाना तलाश किया। आफ्ताब बोल उठा। अगर तुम्हें जलन हो रही है तो तुम भी गले मिल लो, आसिफ ने कहा। पहले कोई नया बहाना तो सोच लो, आफ्ताब ने कहा। भाई, पहले हम रोबोट से निपट लें, क्योंकि जब तक कंट्रोल रूम हमारे कब्जे में नहीं आ जाता, इस वक्त तक हम इस जहाज़ को अपनी मर्जी से नहीं चला सकेंगे। इंस्पेक्टर जमशेद बोले। लेकिन अब्बा जान, हम इसका क्या करेंगे? इसे तो हाथ भी नहीं लगा सकते। मैं देखता हूँ, इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। इस बार फिर कैबिन के दरवाजे की तरफ चल पड़े। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने कुछ सोचा और फिर अपना रिवॉल्वर निकालकर निशाना लेने लगे। ये आप क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा बोल उठे। पिस्तौल से इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरा इरादा इस पर पिस्तौल चलाने का नहीं है, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। तो फिर मैं पिस्तौल से इसकी नाली
को निशाना बनाना चाहता हूँ। वेरी गुड, अच्छा ख्याल है, इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा ने खुश होकर कहा। इंस्पेक्टर जमशेद ने अल्लाह का नाम लिया और फिर रोबोट के पिस्तौल की नाली का निशाना लेकर फायर कर दिया। केविन फायर की आवाज़ से गूंज उठा और उन्होंने देखा पिस्तौल की नाली टेढ़ी होकर रह गई। इसके साथ ही रोबोट इस तरह उछला था जैसे गहरी नींद में से बेदार हुआ हो। इसकी आंखों में सुर्ख बल्ब एकदम रोशन हो गए, जिस्म की चरखियां सी घूमने लगी। पिस्तौल को इसने केबिन के फर्श पर नष्ट दिया। दूसरा लम्हा चौंका देने वाला था। रोबोट झूमता झुमाता इनकी तरफ बढ़ रहा था। वो बौखला उठे। इन्हें मालूम था रोबोट के जिस्म में हजारों वोल्ट के बिजली भरी हुई है और इनका नहीं सिर्फ हाथ लगा देना ही काफ़ी है। इंस्पेक्टर जमशेद ने पीछे हटने के बजाय रोबोट की आंख में निशाना लिया और फायर कर दिया। गोली ठीक आंख पर लगी, लेकिन उछट कर कैबिन की दीवार में फंस गई। रोबोट का बाल भी बीका नहीं हुआ। वो इसकी तरफ बढ़ रहा था जैसे इसके जिस्म से कोई चीज़ छुई तक ना हो। अब तो वो खौफजदा हो गए और पीछे हटने लगे। अचानक इंस्पेक्टर जमशेद चिल्लाए, फारूक, वो रस्सी मुझे दो। जी, इस रस्सी से तो हम जिराल को बांध चुके हैं। फारूक बोला, जिराल को बांध चुके हैं तो क्या हुआ? क्या हो? और इसके साथी गिरफ्तार हो चुके हैं? महमूद ने पूछा। हाँ, इंस्पेक्टर जमशेद बोले, वाकई वो तो तुमने सारी जिराल की कुर्सी के गिर्द लपेट दी थी। अब हमें इस रस्सी के अशद ज़रूरत है। तुम यूँ करो कि अंकल को साथ लेकर जिराल के कैबिन तक जाओ और जितनी भी रस्सी फालतू है इसकी कुर्सी से उतार लाओ। लेकिन अब्बा जान, हम इस रस्सी को काटेंगे कैसे? फारूक ने सवाल किया। तुम्हारे अंकल इस रस्सी को देखते ही समझ जाएंगे कि इसे कैसे काटा जा सकता है, लेकिन ये काम जिराल की आंखों के सामने नहीं किया जा सकता। इसके लिए भी कोई तरकीब सोच ही लेंगे। ठीक है, हम जा रहे हैं, इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा बोले और दोनों पूरी रफ्तार से दौड़ने लगे। दूसरे रोबोट पर नजरें जमाए बैठे पीछे हटने में मसरूफ थे। अचानक इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा, 2 सिमतों में बढ़ जाओ, फिर देखते हैं रोबोट क्या करता है। तरकीब शानदार थी। इंस्पेक्टर जमशेद इंस्पेक्टर आफ्ताब का बाजू से पकड़कर एक तरफ बढ़ते चले गए, जबकि फरजाना, महमूद और आसिफ दूर तरफ हो गए। एक लम्हे के लिए रोबोट ठिठका जैसे सोच रहा हो कि आखिर वो इंस्पेक्टर जमशेद और आफ्ताब की तरफ बढ़े। इसका मतलब ये था कि बाकी लोग महफूज हैं। दरअसल इंस्पेक्टर जमशेद ने रोबोट को फायर किया था और इसका पिस्तौल ज़ाया कर दिया था। शायद इसलिए रोबोट का रुख इंस्पेक्टर जमशेद थे। उन्होंने ये देखकर कहा, आफ्ताब, तुम भी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाओ और इस शख्स भी रोबोट के रास्ते में आने की कोशिश ना करे। इसका मुझसे बैर है। आफ्ताब ने इनके हुक्म की तामील की और कनी कतरता दूसरी टीम वालों में शामिल हो गया। ये एक अजीब व गरीब सूरत हाल थी और रोबोट की रफ्तार अगरचे सुस्त थी और इंस्पेक्टर जमशेद नहायत आसानी से खिसक सकते थे, लेकिन आखिर कब तक? आखिर वो भी इंसान थे और रोबोट मशीन जिसे कोई ताकत चला रही थी। जाहिर है कि रोबोट थक सकता था और जहाज से कहीं जा भी नहीं सकता था। अब रोबोट छुटकारा हासिल किया जाए तो क्योंकि इससे हाथ भी नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि इसमें करंट दौड़ रहा था। पीछे हटते हुए वो जहाज के एंड तक आ गए। दूर से रोबोट एक गंजे सर वाला बिल्कुल असली इंसान दिख रहा था, लेकिन करीब से देखने पर इसकी असलियत का पता चल जाता था। इस मर्तबा इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा असली मार खा गए थे कि कमरे में रोशनी मध्यम थी। अचानक इंस्पेक्टर जमशेद की कमर रीलिंग से जा लगी और अब वो मज़ीद पीछे नहीं हट सकते थे। इनकी कमर के पीछे समंदर की मौजें बुलंद हो रही थीं। इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा फारूक के साथ जिराल वाले कैबिन में दाखिल हुए। वो जूं का तूं कुर्सी से बंधा पड़ा था, लेकिन पूरी तरह होश में था।
इन्हें अंदर दाखिल होते देखकर वो मुस्कुराया। अंकल जीराल बहुत खुश नजर आ रहे हैं, फारूक के मुंह से निकला। यार, बहुत दिनों के बाद आराम करने का मौका मिला है। खुश ना हूं तो क्या करूं? मालूम होता है ये कुर्सी आपसे नहीं टूटी, इसने कहा। अभी तक कोशिश ही नहीं की। कुछ देर आराम कर लूं तो फिर इसे तोड़ने के बारे में सोचूंगा। वैसे मैं जानता हूं तुम लोग इस रस्सी को कुछ सोच समझ कर ही लाए होगे। इसे तोड़ना जाहिर है कि आसान काम नहीं होगा। वैसे तुम दोबारा किस लिए आए हो? इसके लहजे में भी जरा परेशानी नहीं झांक रही थी। दरअसल ये रस्सी कुछ गलत लिपट गई है। अंकल कामरान मिर्जा का ख्याल है कि तुम इस रस्सी को तड़पाना भी सकोगे तो खोल ज़रूर लोगे। इनका ख्याल सुनकर मैंने इन्हें यहाँ ले आया ताकि ये अपनी मर्जी के मुताबिक तुम्हें जकड़ सकें। फारूक सोचते समझे बगैर कहता चला गया, ये भी करके देख लो, कोई कसर ना रह जाए। लेकिन आखिरकार मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। मैं तमाम साथी भी आज़ाद हो जाएंगे और इस वक्त तुम देखोगे कि काया किस तरह पलटती है। जिराल ने कहा, जब ऐसा वक्त आएगा तो ज़रूर देख लेंगे। आखिर अल्लाह ताला ने हमें आंखें देखने के लिए ही तो बख्शी हैं। फारूक मुस्कुराते हुए कहता चला गया, शुक्रिया, तुम दिन ब दिन अक्लमंद होते जा रहे हो। आपकी मोहब्बत का असर है अंकल। आप जैसे बड़े मुजरिम भी तो खुशकिस्मती से मिलते हैं, फारूक ने कहा और कुर्सी के पिछले हिस्से में लगी रस्सी की ग्रोह खोलने लगा। कामरान मिर्जा ने इस रस्सी को देख तो चौंक उठे। उन्होंने फौरन अपनी जेब से लाइटर निकाला और जब फारूक काफ़ी रस्सी उतार चुका तो लाइटर का शोला रस्सी के नीचे कर दिया। कई मिनट तक शोला नीचे टिका रहा। फिर एक खटका की आवाज़ से रस्सी इस जगह से टूट गई। फारूक ने बाकी मांदा रस्सी में फिर इस तरह क्रा लगाई और जिराल के मुंह की तरफ आते हुए बोला, अंकल, बात दरअसल ये है कि हम आपके गिर्द लिपटी हुई रस्सी में से कुछ रस्सी लेने आए थे। हमें इसकी शदीद ज़रूरत पड़ गई है। क्या मतलब? कहीं कहीं जिराल हकला कर रह गया। इसके चेहरे पर हैरत के आसार झलक आए। हाँ, हम इसके ज़रिए से तुम्हारे रोबोट को काबू में करेंगे, इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा बोले और दोनों बाहर निकल गए। जिराल की आंखों में इन्हें कमरे से निकलते वक्त दुनिया जहां की हैरत नजर आई। इन्हें यूं लगा जैसे जिराल अपनी ज़िंदगी में इतना हैरान कभी नहीं हुआ था। कैबिन से निकलकर वो अर्शे पर आ गए और इस वक्त उन्होंने देखा इंस्पेक्टर जमशेद रीलिंग से टिके हुए थे और रोबोट इनसे चंद फासले पर था। देखते ही देखते इसके दोनों हाथ इंस्पेक्टर जमशेद की तरफ बढ़े और इन्होंने देखा एक झुकाई देकर वो दाईं तरफ निकल आए। इस वक्त रोबोट रीलिंग से टकराया और ज़बरदस्त किरकिरा हुआ, यूं जैसे बादल गरजे हों, आसमानी बिजली कड़की हो। इनके दिल दहल गए। आवाज़ की गूंज इस कदर दहशतनाक थी कि इन्हें अपने कान भरते हुए महसूस हुए। इस वक्त रोबोट इधर इंस्पेक्टर जमशेद ने इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा और फारूक को आते देखा। इनका चेहरा खुशी से खिल उठा। वो चिल्लाए, क्या आप रस्सी ले आए? हाँ, मैं इनका पांदा बांध रहा हूँ, इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा बोले। बहुत खूब, मैं भी यही चाहता हूँ, उन्होंने कहा। अब रोबोट फिर इनकी तरफ बढ़ रहा था और वो फिर पीछे हट रहे थे। बाकी हैरत और खौफ से इस कश्मकश को देख रहे थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस कदर हैरत अंगेज़ लड़ाई कभी नहीं देखी थी। एक मशीनी इंसान की लड़ाई गोश्त पोश के एक इंसान से, फिर इस सूरत में कि मशीनी इंसान पर कोई गोली असर नहीं करती थी। इनमें हज़ारों वोल्ट करंट दौड़ रहा था। बस इसके एक हाथ इंस्पेक्टर जमशेद के छू देने की देर थी कि वो वहीं चुरमुर हो जाते। कामरान मिर्जा ने ज़रा इसके कंधे को छू लिया तो इनका ये हशर हुआ था कि वो दरवाजे से होते हुए बाहर गिरे थे।
अब अगर कहीं रोबोट इंस्पेक्टर जमशेद को हाथ लगाने में कामयाब हो जाता तो शायद वो समंदर में ही गिर जाते। अचानक इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा की आवाज़ इनके कानों से टकराई। फंदा तैयार हो गया है।